हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लाउड अफेयर्स। और आज है 14 मई 2020। आज से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज की हमारी कोट है, सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम हमेशा जब भी असफल होते हैं तो ये बहाना मार देते हैं कि हमारा उस वजह से ये चीज़ नहीं हुई या उस वजह से ये चीज़ नहीं हुई। तो अगर हमें लाइफ में सफल होना है तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बहाना मारना शुरू कर देते हैं तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट करते हैं, एक नए से नए बहाना ढूंढने में। जबकि अगर हम वो समय अपनी गलतियों से सीखने में लगाएं तो हम अगली बार अच्छे से सफल हो सकते हैं। तो जिस दिन हम अपने बहाने बनाने छोड़ देंगे उसी दिन से हम सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लॉकडाउन सिर्फ एक समय है जिसमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर चाहे तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। तो इस समय कोई भी बहाना ना बनाते हुए अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाइए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी हम पहली न्यूज़। तो सबसे पहले हम जो कल की 13 मई की जो हेडलाइंस थी उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और ये आदेश दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 2G नेट सेवाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से वहाँ पर 2G इंटरनेट चलाया जाता है। तो इसी को लेकर एक याचिका डाली गई थी और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी अटल पेंशन योजना, जो कि 9 मई 2015 को शुरू की गई थी और अब इसे पूरे 5 साल हो गए हैं। अगली न्यूज़ है हमारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट। तो स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 1.56 मिलियन नर्स हैं, जिनमें से 67% नर्स जो कि प्रोफेशनल हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है उसने अपने छात्रों को जो संकट में है या फिर जो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं उन सभी को रिलीफ के लिए भरोसा नामक ऐप चलाई है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी, एमएसएमई मंत्रालय ने एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक कंट्रोल रूम है जिसमें उसके जितने भी उद्योग हैं उन सभी को बढ़ावा देने के लिए, उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक वर्चुअल कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी स्वस्थ वायु, जो कि एक वेंटिलेटर है जो कि इंडिया में 36 डेज के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। तो ये जो हमारा जो स्वस्थ वायु है स्टार्ट किया गया था, तो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एफआईआर आपके द्वार योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। एफआईआर आपके द्वार योजना, इसमें जो हमारी एफआईआर है वो ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी 11 मई को सेलिब्रेट करने के लिए एक डिजिटल सम्मेलन किया था जिसका नाम था रीस्टार्ट नाम से किया था। और यहाँ पर जो रीस्टार्ट की फुल फॉर्म है वो हमें याद रखने के लिए कही थी। तो इसकी फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स, रिबूट द इकोनॉमी फ्रॉम साइंस एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कि गुजरात में स्थित एक मैक पावर कंपनी है जिसने पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो जितने भी कोरोना वायरस में लॉकडाउन के दौरान लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है उसे पूरा सील बंद किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई भी इंडियन तकनीक नहीं थी जिससे कि उसे सील किया जा सके, लेकिन जो भारत का गुजरात राज्य है उसमें मैक पावर नामक कंपनी ने पहला भारतीय सीलिंग मशीन तैयार कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं श्री कुमार संगकारा जी, उन्हें एमसीसी का अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुन लिया गया है। तो यहाँ पर एमसीसी का मतलब है मैरी लोबिन क्रिकेट क्लब, जो कि लंदन में है और जो लॉर्ड्स मैदान का एक क्लब है। तो उसी के दोबारा से अध्यक्ष के रूप में कुमार संगकारा जी को चुना जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी दीपा मलिक। दीपा मलिक आप सभी जानते हैं शॉर्ट पुटर हैं।
इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। ये रिटायरमेंट इन्होंने इसलिए लिया है ताकि वो PCI यानी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो व्यक्ति के रूप में काम कर सके। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो फीफा अंडर 17 विश्व कप है जो कि 2020 में भारत में आयोजित किया जाने वाला था, उसे अब 2021 में आयोजित किया जाएगा 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच। तो ये थी कल की हेडलाइंस। अब स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है कि आज जैसे आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने अपनी जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने बताया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज उन्होंने जारी किया है और साथ में ही लॉकडाउन 4 की भी घोषणा की है। तो ये जानते हैं इसी के बारे में कि 12 मई को मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है जो कि हमारे GDP के लगभग 10% के बराबर है। यह पैकेज भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है जो कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है। तो अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो 13 मई को निर्मल सीतारमन जी द्वारा एक योजना का ब्यौरा दिया जाएगा जिसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और साथ में ही मोदी जी ने 5 स्तंभों की बात की है जिसमें से पहला स्तंभ है आर्थिक, फिर है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद है प्रणाली यानी सिस्टम, उसके बाद है जनसांख्यिकी यानी किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या जो उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक हो, वो वहाँ की जनसांख्यिकी कहलाता है जिसे इंग्लिश में डेमोग्राफिक्स कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट है मांग, जो डिमांड, जो लोगों द्वारा किसी भी सामान के लिए डिमांड की जाती है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो CDC है यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने भारत की हेल्प करने के लिए 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के CDC यानी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो भारत का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो पिछले 4 दशकों में सर्वाधिक गिरा हुआ है या गिर चुका है। तो जैसे कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक अध्ययन किया था, तो उस अध्ययन के अनुसार भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है वो पिछले 4 दशक यानी कि 40 सालों में सबसे कम हुआ है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है जिस वजह से कोई भी इंडस्ट्रियल कार्य नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियल कार्य नहीं हो पा रहा है इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी कम मात्रा उत्सर्जित हो रही है और इसी वजह से 40 सालों का सबसे न्यूनतम स्तर पर इस समय कार्बन डाइऑक्सीजन का उत्सर्जन स्तर आ चुका है। तो आइए जानते हैं थोड़े आंकड़े इसके बारे में। तो आंकड़े कहते हैं कि मार्च में 15% और अप्रैल में 30% की कमी आई है। अध्ययन यह भी कहते हैं कि तेल और गैस कोयले की जो नवीनतम खपत में गिरावट आई है और पिछले वर्ष की तुलना में यह 30 मिलियन टन तक गिर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। WHO ने एक शोध प्रकट किया है या एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में मलेरिया, TB और एड्स जैसी बीमारियों के जो मामले हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो इस समय जितनी भी जो डॉक्टर की जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो सभी इस समय सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के रोकथाम के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई TB, एड्स या मलेरिया की जो बीमारियां हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से नई नई वैक्सीन भी नहीं बन पा रही है। तो इसी वजह से WHO ने यह बताया है कि आने वाले समय में TB, एड्स और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन है जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर घर में पानी की टंकी होनी आवश्यक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पानी लेने के लिए घर से बाहर बहुत दूर ना जाना पड़े और घर में ही उन्हें टंकी उपलब्ध हो जाए। तो इस
जल जीवन मिशन का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने 2022 तक सभी को नल का पानी देने के लिए समझौता किया है। तो देखिए दोबारा देखते हैं, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने 2022 तक इस मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे, उन्होंने एसोचैम द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश वर्चुअल प्रोग्राम को संबोधित किया है। तो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसे हमारे पूर्वोत्तर केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा आयोजित किया गया है। तो इस जो मंत्रालय में जो इस कॉन्फ्रेंस में जो तो इस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे, आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के जो वाणिज्य मंत्री हैं श्री टीपू मुंशी जी, और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगम जी, और बांग्लादेश में जो उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस अवसर पर जो बोलने वाले व्यक्ति हैं या संबोधित करने वाले व्यक्ति थे वो थे एसोचैम। तो एसोचैम की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके जो विनीत अग्रवाल जी और दीपक सूद जी हैं, उन्होंने इसके विषय में बोला है। आइए जानते हैं एसोचैम के बारे में। तो फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया है आपको, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके जो कॉरपोरेट कार्यालय है वह है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं इसके निरंजन हीरानंदानी जी। और जो जितेंद्र सिंह जी हैं जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है उधमपुर, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट्स आई है। तो आप सभी जानते हैं कि जो स्काईरेक्स है, स्काईरेक्स नामक एक संस्था है जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की सर्वे करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सभी में कौन सर्वोत्तम है। तो उसी की रिपोर्ट्स जारी की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे इंडिया और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के लिए स्काईरेक्स पुरस्कार 2020 मिला है। यानी कि मिडिल एशिया और इंडिया में जो सर्वोत्तम रहा है वो है केम्पेगौड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे KIAB कहा जाता है, और यह पिछले 4 वर्षों से इस सम्मान को प्राप्त कर रहा है। और अब देखते हैं ग्लोबल लेवल पर यह शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में 68वें स्थान पर है। तो जो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह जो पूरे टॉप 100 में से 68 स्थान पर है। और जो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है वो इस लिस्ट में टॉप कर चुका है, या फिर टॉप रैंक प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चांगी हवाई अड्डा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है, इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो इसके अनुसार जो फर्स्ट आई है वो है स्वीडन, और जो इंडिया है उसकी रैंक आई है 74th। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो लास्ट ईयर से थोड़ा इम्प्रूव कर चुकी है, 2 स्थान इम्प्रूव किया है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया की रैंक थी 76। तो इस समय इंडिया ने अपनी एनर्जी ट्रांजिशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, तो 74th रैंक प्राप्त हो चुकी है। तो इस बात को ध्यान रखिए एस्पिरेंट्स की, जब भी इंडिया किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करता है या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसइम्प्रूवमेंट करता है, तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमें इसको याद रखना चाहिए कि 74th जो रैंक आई है इंडिया की, किसमें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और इसमें जो टॉप मोस्ट रहा है वो स्वीडन है, जो कि हर साल की तरह तीसरी बार फर्स्ट लेवल पर आया है। अब जानते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है,
और इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे क्लाउस श्वाब जी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की बात कही है। तो आइए देखते हैं कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण मानव, सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स देशों में कौन कौन है? 5 हैं। तो ब्रिक्स में इसी के नाम से बन जाते हैं ये 5 देश। तो बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो इसी ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसने इंडिया की हेल्प करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है। तो इसके लिए जो उद्देश्य है वो यही है कि कोविड-19 के कारण जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसको एक इस्टेब्लिशमेंट दिया जा सके। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें सदस्यों की संख्या 5 है, जैसे मैंने बताया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2020 का, तो उसके लिए थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो अखिल कुमार जी हैं यानी कि मुक्केबाज हैं हमारे अखिल कुमार जी, इंडिया के हैं। उन्हें नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में फिर से शामिल किया गया है। तो देखिए नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे कि ग्लोबल लेवल पर वाडा है यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी, उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी एक अथॉरिटी है जो कि जांच करती है कि जो स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं वो किसी तरह से कोई नशा तो नहीं कर रहे किसी भी खेल को शुरू करने से पहले। तो उसकी एक पैनल है, तो उस पैनल में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों के जो मुक्केबाज हैं अखिल कुमार जी, उन्हें दोबारा से शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं एक बार। तो पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार जी को नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। वह इससे पहले भी 2017 से 2019 तक पैनल में शामिल थे। तो अखिल कुमार जी जो फिलहाल हैं वो एसपी के काम कर रहे हैं, कहाँ पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? गुरुग्राम है हरियाणा में। तो वहाँ पर ये फिलहाल एसपी के काम कर रहे हैं, एसपी के पद पर हैं और इन्हें नाडा का अब अनुशासनात्मक पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो एक बार जानते हैं नाडा के बारे में। तो नाडा का मोटो है प्ले फेयर, कि कोई भी गेम खेलिए लेकिन पारदर्शी रूप से खेलिए, उसमें किसी भी तरीके से कुछ भी गलत नहीं करना है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और फिलहाल इसके महानिदेशक हैं श्री नवीन अग्रवाल जी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। वितरण और लेन देन के लिए रेलवे और डाक विभाग द्वारा नई पहल की गई है। तो जैसे आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जितने भी हमारे डाक सुविधाएं थी उन सभी को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस समय रेलवे और जो डाक विभाग ने दोनों ने मिलकर एक डोर डिलीवरी के लिए आपस में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम डिवीजन और पोस्टल विभाग के केरल सर्किल ने लॉकडाउन के दौरान जनता की मदद के लिए डोर डिलीवरी और पार्सल लेने के लिए एक टाई स्थापित करने के लिए अपना एक प्रयास स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है एस्पिरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी, जो मनोज आहूजा है जी हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें सीबीएसई का नया प्रमुख चुना गया है। सीबीएसई आप सभी जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका नया प्रमुख चुन लिया गया है। और इसी तरीके से जो एएसआई हैं, एएसआई डिपार्टमेंट है हमारा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसके महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती जी को चुना गया है। आइए जानते हैं कि जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी में अभी फेरबदल चल रही है, तो उसी के मद्देनज़र मनोज आहूजा जी जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ में अनुराग जैन जी हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और इसी के साथ जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है यानी एएसआई, एकेलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती जी को नियुक्त किया गया है।
तो यहाँ पर हमें नाम याद रखना है कि मनोज आहूजा जी हैं और वी विद्यावती जी हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी सारी न्यूज़ ख़त्म होती हैं। एक्सपीरियंस, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।